जो मुझे अफसोस हुआ इस बात पे हुआ कि बिलावल भुट्टो जरदारी कि उन्होंने आज सिंध कार्ड का इस्तेमाल किया। अब जो इसने सिंधी नेशनलिज्म का ये लहराया है, मेरे ख्याल में ये बड़ा गैर जिम्मेदार टैक्टिक है। और ये जो कहा है कि सिंध के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, और ये पानी से शुरू किया था। भारत के नेशनल एंथम में सिंध का नाम आता है, सिंध उनका हिस्सा है, जो इस बात को जाहिर करता है। फौज क्या लड़ेगी जिनकी इकानमी अपनी नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, कटोरा हाथ में है वजीर आजम को, और पूरी दुनिया से वो भीख मांग रहे हैं। जो कल डॉलर और रियाल के पीछे भाग रहे थे, आज वो येन और लीरा के पीछे भाग रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हो कि बिलावल भुट्टो जरदारी, जो इसको पाकिस्तान का पप्पू भी कहा जाता है, अब उन भाई साहब ने सिंधु देश की एक मुहिम के बारे में बात कर दिया, या फिर कहे कि सिंधु देश एक अलग देश के बारे में बात कर दिया। अब आपको अगर ना पता हो तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि बिलावल भुट्टो की जो पार्टी है उसका अच्छा खासा प्रेजेंस, मतलब सबसे ज़्यादा प्रेजेंस उसका सिंध में है, जो पाकिस्तान का एक सूबा है, पाकिस्तान का एक स्टेट है। दूसरी भी पार्टियाँ हैं, लेकिन उनका इतना वहाँ पर उनकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितनी बिलावल की पार्टी की है। अब उनको जब इलेक्शन का टाइम होता है, या फिर मान लीजिए कि कुछ उनको भड़काना होता है, तब अपने जहाँ पर सबसे ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ है, जहाँ पर अपना सिक्का ज़्यादा चलता है, वहाँ पर जाकर इस टाइप की हरकतें करते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये बात सही बोली है कि भाई आज नहीं तो कल देखिए, जब बलूचिस्तान अलग होगा, जब इंडिया पीओके लेगा, तब बलूचिस्तान भी अलग होगा, तब सिंधु देश भी बनेगा, और खैबर वाला जो एरिया है वो भी अलग बनेगा। और आज का जो पाकिस्तान का पंजाब है ना, वही पाकिस्तान बना रहेगा, मतलब वो छोटा स्टेट। और बहुत बुरे हालात होने वाले हैं उस समय पर। अभी जो है ना, वो पाकिस्तान उबल रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। जो मुझे अफसोस हुआ इस बात पे हुआ कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज तस्लीम कर लिया कि उनकी पार्टी सिर्फ सिंध की पार्टी है। अच्छा, वो इस तरह से कि उन्होंने आज सिंध कार्ड का इस्तेमाल किया। आप देखिए वो कुछ दिनों से कर क्या रहे हैं, पंजाब पानी ले रहा है, सिंध पानी ले रहा है। आज उन्होंने यहाँ तक उसमें बात की कि जी जिस तरह से पहले इंडिया पे इल्ज़ाम लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ कर रहा है, अगर वफाक ऐसे करेगा तो फिर पंजाब और वफाक पे ये इल्ज़ाम लगेगा कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, कर लेंगे। लेकिन उन्होंने महदूद अपने आप को ना सिंध तक कर लिया, वो सिंध कार्ड खेल रहे हैं। अच्छा, और उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि मैं अभी इस पे कर लूं, ताकि आइंदा इंतखाबात जब आए तो मुझे सिंध में इतनी मेहनत ना करनी पड़े, तो मैं उस वक्त जाके फिर दूसरे मुल्क के दूसरे हिस्सों में अपनी कैंपेन कर। अब जो इसने सिंधी नेशनलिज्म का ये लहराया है, मेरे ख्याल में ये बड़ा गैर जिम्मेदार टैक्टिक है। और ये जो कहा है कि सिंध के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, और ये पानी से शुरू किया था। और आपको पता है, अगले हफ्ते मैंने आपको एक लंबा बताया था कि कोई पानी पे कोई ये कमी नहीं हो रही है। कि फिर वही बात कि उन्होंने अपने आप को आज सूबाई सतह पे महदूद कर। अच्छा, आपका ये जो पॉइंट है इसको मैं सपोर्ट दे दूं उनके ही अल्फाज से। वो जो सदर के बारे में, और मैं उसी की तरफ आ रही थी कि आज उन्होंने ये भी कुछ बात की है जो कि थोड़ा इदारों के भी हवाले से तनकीद बनती है, और नवाज शरीफ साहब पे भी तनकीद बनती है। क्या उन्होंने कहा जी रायविंड, लेकिन इसमें भी एक तरह से सिंध कार्ड उन्होंने यूज किया। बिल्कुल ठीक है। हिलाल साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से? देखिए, सिंध कार्ड इस बात में इसने बिल्कुल नहीं किया। इस बात पे वो कहा है जो बिल्कुल सच है। अच्छा। आप सोचिए तो सही कि बेनजीर भुट्टो के साथ इन्होंने क्या किया था। उन्होंने इनके खिलाफ केस निकालते थे और क्या पेशी देते थे 4 सूबों में। आप एक सूबा की बात कर रहे हैं। कभी बेचारी को कहती थी लाहौर आ जाओ, कभी कहते थे कराची में आ जाओ, कभी कहते थे उधर आ जाओ। I mean, this was impossible। बिल्कुल सही कह रहा है। पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि सिंधु देश एक अलग वतन और मुल्क रहा है हिस्ट्री में। लेकिन अगर भारत सिंधु देश की आज़ादी के लिए जिस तरह बंगाल में उन्होंने किरदार अदा किया था, और इस तरह अगर वो सिंधु देश की आज़ादी के लिए किरदार अदा करता है, तो हम भारत के साथ सिंध का कॉन्फेडरेशन करने के लिए तैयार है। इसलिए ये भारत के मफाद में है कि भारत के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, मैं बार बार उनको अपील करता रहा हूं, जो पॉलिटिकल उनकी लीडरशिप है, उनके इंटेलेक्चुअल हैं, कि बाबा पाकिस्तान एक ऐसा मुस्तकिल
नफ्सियाती और आइडियोलॉजिकल इंडिया दुश्मनी के बुनियाद पर कायम एक गैर फितरी रियासत है, जिसको जब तक तोड़ा नहीं जाएगा उस वक्त तक पाक यानी इंडिया के लिए मुस्तकिल खतरा बना रहेगा। पॉसिबिलिटी का ये नहीं कि पंजाब के पास फौज है तो हम आज़ादी नहीं ले सकते। वियतनामी बहुत छोटा सा एक मुल्क है, लेकिन जब उन्होंने वो डट गए तो दुनिया के सुपर पावर को शिकस्त दी उन्होंने। भीख मांग कर ये मुल्क चला रहे हैं, तो वो क्या लड़ेंगे? फौज क्या लड़ेगी जिनकी इकानमी अपनी नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, कटोरा हाथ में है वजीर आजम को, और पूरी दुनिया से वो भीख मांग रहे हैं। जो कल डॉलर और रियाल के पीछे भाग रहे थे, आज वो येन और लीरा के पीछे भाग रहे हैं। इसका मतलब है उनके पास कुछ नहीं है। तो बड़ी फौज ताकत का वो कोई पैमाना नहीं है। फौज और हथियार अगर पैमाना होते तो सोवियत यूनियन जो बिखरता नहीं। तो इनकी बड़ी फौज ही हमारे फायदे में है। ये गधों का लश्कर जो है बगैर इकानमी वाले मुल्क के, ये तो खुद इनके गले में पड़ेगा। गद्दारी और मीर जाफर वाला और कोई किरदार हो ही नहीं सकता। हम हिंदुस्तान के साथ हैं। हिंदुस्तान का जो नैरेटिव है, क्योंकि चाइना बदमाशी कर रहा है, सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं, वो पूरे यानी साउथ चाइना सी को देखें, वहां जितनी कौमें हैं वहां उन कौमों के गले भी पड़ा हुआ है चाइना। इसी डाइकोटमी को अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें इंडिया की तरफ से, वो भी हमें वहां पे भी यही चीज नजर आती है कि वहां पे सिविल न्यूक्लियर डील ऑफर हो रही है। वहां पे आप एनएसजी का मामला देख लें। हिंदुस्तान जो है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज को और न्यूक्लियर मटेरियल्स में ट्रेड कर सकते हैं, तो उसकी सलाहियत को और बढ़ा रहे हैं। एक बात तो ये होगी कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का क्या इशू क्या है कि वो बना ही हिंदुस्तान की वजह से था, और उसी में हिंदुस्तान को एक वो बहुत मेजर रोल देना चाह रहे हैं। सेकंड पॉइंट इज रिगार्डिंग द सिविल न्यूक्लियर डील जो आपने बात की। अभी हिंदुस्तान ने बहुत जबरदस्त गेम खेली इस सदी के शुरू में। उन्होंने अमेरिका को ये बावर करा दिया कि हमारा इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, वी नीड पावर, और वो हमारे पास नहीं है, तो हम ईरान, पाकिस्तान और इंडिया गैस पाइपलाइन ले रहे हैं। तो उस वक्त तक आई थिंक प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश का ज़माना था 2007 में, तो उन्होंने कहा कि भाई आप ईरान से गैस मत लें, हमने तो ईरान पे सैंक्शंस वगैरह लगाई हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप हमें वो गैस नहीं लेने देते तो फिर हमें आप ये सिविल न्यूक्लियर डील दें। और वो सिविल न्यूक्लियर डील को उन्होंने एक तरह से अमेरिका को ब्लैकमेल करके कि अगर आप हमें ये नहीं देंगे तो हम ईरान के साथ अपना ये गैस का ट्रेड बढ़ाएंगे। तो एक्सक्यूज मी, इस तरह से उन्होंने उसका कोर्स करके अमेरिका को और उसको ब्लैकमेल करके ये सिविल न्यूक्लियर डील दी। और उसमें भी अब 22 इनके पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं इंडिया के पास, उनमें से 14 जो है उन्होंने कहा कि हम उनको ले आएंगे इन द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्शन परव्यू में, उनके इंस्पेक्शन रिजीम में। मगर 8 जो हैं जो कि हम मिलिट्री पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो हम उनके इंस्पेक्शन रिजीम में नहीं लाएंगे। तो बात क्या हुई कि आपने उनको वो तमाम फैसिलिटीज दे दी जो कि वो मांग रहे थे, और उनको ये अलाउ कर दिया कि वो 8 न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं, जिनमें आई थिंक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स भी शामिल हैं, वो उनके जो उनमें जो फिसाइल मटेरियल तैयार हो रहा है वो एक्सेसिबल नहीं हो, उसको स्टॉक पाइल कर रहे हैं। और यही वजह है, अच्छा बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बता दिया, यही वजह है कि फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी जो है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो रही है। एंड द ओनली कंट्री स्टॉपिंग इट फ्रॉम बीइंग साइंड इज पाकिस्तान। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इसको अपोज कर रहा है, और उसकी बहुत बुनियादी वजह है। एक वो ये है वजह कि FMCT जो है वो ये कहती है कि आप इमीडिएटली तमाम द प्रोडक्शन ऑफ फिसाइल मटेरियल मस्ट बी स्टॉप्ड। पाकिस्तान कहते हैं एग्रीड, मगर जो ऑलरेडी स्टॉक पाइल्स मौजूद हैं आप उनका भी हिसाब करें, और वे ये भी देखें कि उनका डिस्पोजल क्या होगा, क्योंकि अभी इंडिया के पास हमसे बहुत ज्यादा फिसाइल मटेरियल स्टॉक पाइल हो चुका है। अगर यहाँ आज हम ये एक कदगन लगा देते हैं कि आज के बाद कोई फिसाइल मटेरियल तैयार नहीं होगा, तो वो जो उनकी सुपीरियरिटी हमारे ऊपर बन गई है अभी तक, वो फिर परमानेंट हो जाएगी, और वो जो एक इम्बैलेंस होगा हमारे में और उनकी सलाहियतों में, वो फिर परमानेंट हो जाएगा। और पाकिस्तान इससे एग्री नहीं करता, और दुनिया जो है वो इस इशू को
एड्रेस नहीं कर रही है, इसको रिजॉल्व नहीं कर रही है। तो इसलिए अच्छा, पाकिस्तान का आपने जिक्र किया है, तो ये जो अभी हम एक्सपेंशन इन डिमोना फैसिलिटी देख रहे हैं, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी हो सकता है कुछ ना कुछ। उसका बैकग्राउंड है कि आपको याद है जो अबैंडन की थी इन्होंने, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने वाले थे, वो सारा अगर जहन में रखा जाए तो ये इसको हमें जरा काफी क्लोजली देखना चाहिए पाकिस्तान को भी। इसका देखना इसलिए भी चाहिए कि एक तो आपका यही पॉइंट आगे ले जाए, अगर मैं एक्सपेंड करूं, बट बिफोर आई डू दिस लेट मी फिनिश ऑफ द पॉइंट ऑन इंडिया। एक बात वहां पे रह गई, इंडिया इज नाउ मेकिंग अ न्यूक्लियर सिटी, जो कि 2017 में मुकम्मल हो जानी थी। अब उसके बाद उसकी खबरें नहीं आई, शायद उन्होंने कोई मीडिया ब्लैकआउट कर दिया उसके ऊपर। इसका नाम है चालाखरे और ये है कर्नाटका में। एंड इट्स अ कंप्लीट कि जो मिशन ओरिएंटेड जैसे आप कहते हैं एक एस्टेब्लिशमेंट है, जहां पर मिलिट्री के कंट्रोल में बेशुमार सेंट्रीफ्यूजेस लगेंगी जो कि यूरेनियम प्रोड्यूस करेंगी, और वहां पर न्यूक्लियर फ्यूल तैयार होगा इंडिया के न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए, उनकी न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए, और वहां पे वो हाइड्रोजन बॉम्ब्स यानी कि थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब्स, फ्यूजन बॉम्ब जो हैं वो वहाँ पे वो तैयार करेंगे। मिसाइल और एयरक्राफ्ट टेस्टिंग रेंज वहाँ पे बनेगी। दैट्स अ कंप्लीट सेटअप। और वो सारी की सारी जो है ये न्यूक्लियर सिटी जो है वो भी अभी अमेरिका की यही पॉलिसी है। अमेरिका तो कहना नहीं चाहिए कि वेस्टर्न कंट्रीज की, यूएस लेड वेस्ट की जो पॉलिसीज जो हैं उनकी वो हिंदुस्तान को अलाउ कर रही हैं कि वो ये सारा सिस्टम उन्होंने सेटअप किया है और कर रहे हैं अभी भी, और उसको वो इस्तेमाल करेगा। तो जब आप एक साइड पे ये सब कुछ कर रहे हैं तो उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर अगर आप कदगन लगाएंगे तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान ऐसी बातों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब हम कश्मीर पर 370 पर बात नहीं कर रहे हैं, हालात को बेहतर बनाने के लिए जो भारत बदमाशी और गुंडागर्दी कर रहा है उस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी है किसके फायदे के लिए? भारत तो इस तरह से दबाव डाल रहा है कि पाकिस्तान की मईशत ही बैठ जाए। कश्मीर का, मकबूजा जम्मू और कश्मीर का तो मामला तय हो चुका है। 70 बरस से भारत का वहां कंट्रोल है। पाकिस्तान ने बहुत जोर लगाया, भारत को कभी वहां से पाकिस्तान डिस्प्लेस नहीं कर सका। अब तो सिर्फ पाकिस्तान को इस हकीकत को तस्लीम करना है। हमारी बदकिस्मती ये हो गई है पाकिस्तान की कि भारत ने हमें ऐसा इस सारे मामले में घेरा है कि अब टॉक्स भी अगर करनी हो तो पाकिस्तान को कंसेशन के तौर पे दी जाती है। मोदी हारे हुए इलेक्शन जीतता रहा है कि आप देखिए कि एक दफा वो जो स्टेप उठा लेता है वो वापस नहीं लेता, कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए तैयार है। तो उसकी आप देख लीजिए कि पॉलिटिकल विल उसके अंदर किस किस्म की। नमस्कार दोस्तों, अब हम सबको पता है कि भाई देखिए मेन लीडर्स के बीच में बात नहीं होती ना, तो नीचे लेवल पर बात होती है और वो कभी बाहर नहीं आती। ठीक है, जिसको ट्रैक 2 ट्रैक 3 जो भी आपका हो वो बातें होती रहती है। जब नीचे के लेवल पर सेट होता है कि भाई अब हम बात कर सकते हैं, उसी के बाद प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट जो है वो एक दूसरे से मीटिंग करते हैं और उससे पहले एजेंडा पूरा का पूरा सेट होता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब मिले तब सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाए। अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर बात हो रही है कि भाई इंडिया के साथ हमारी ट्रैक 2 की बात हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये भी डिस्कस हो रहा है कि क्या ट्रैक 2 जो बात हो रही है उसमें 370 और 35A की बात हो रही है, 370 और 35A की बात हो रही है, चलिए नहीं हो रही है। कश्मीर के बारे में बात हो रही है, नहीं हो रही। अब कश्मीर के बारे में आप कर करके करो भी क्या, क्योंकि अब वो कश्मीरी आपको जूता मारेंगे अगर आपने कोई किसी भी बात का डिस्कशन यहाँ पर किया। तो कहने का मतलब ये है कि सिचुएशन बहुत टफ है पाकिस्तान के लिए और आने वाले दिनों में और टफ होती ही जा रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी हमने शुरू कर दी। ना तो भारत ने 370 वापस लिया, ना वो डोमिसाइल जो बना रहे हैं, ना उन कवानीन में तब्दीली की गई किसी तरीके से, कोई कश्मीरियों को रिलीफ नहीं मिला। तो हमने ट्रैक 2 डिप्लोमेसी शुरू कर दी। हम ट्रेड भी शुरू करने जा रहे हैं और एक जो LOC पर DGMOs की जो सीज फायर के हवाले से जो बात हुई है उसको हम बहुत बड़ी अचीवमेंट करार दे रहे हैं। और हमें मुझे ये बताइए कि अब हम कश्मीर पर 370 पर बात नहीं कर रहे हैं, हालात को बेहतर बनाने के लिए जो भारत बदमाशी और गुंडागर्दी कर रहा है उस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो ये ट्रैक 2 डिप्लोमेसी है किसके फायदे के लिए? हमारी बदकिस्मती ये हो गई है पाकिस्तान की कि भारत ने हमें ऐसा इस सारे मामले में घेरा है कि अब टॉक्स भी अगर करनी हो तो पाकिस्तान को कंसेशन के तौर पे दी जाती है।
अगर ये सारे इकदाम अब फ्रंट करने के लिए तैयार है, फिर तो मैं इस प्रोसेस के हक में हूं। ये होना चाहिए, बैक चैनल में ही रहना चाहिए। लेकिन अगर बात वहीं पे आके रुकनी है कि मुज़ाकरात होंगे, 8 सेगमेंट्स होंगे, कल्चर डिस्कस होगा, इकोनॉमी डिस्कस होगी और फिर कुछ थोड़े बहुत CBMs आ जाएंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई तवक्को न रखें आप भारत से। कश्मीर का तनाज़ा वैसे ही रहेगा, वहां वैसे ही रियासी दहशतगर्दी जारी रहेगी। एक काउंटर क्वेश्चन ये है कि हमारे सोर्सेज ये दावा करते हैं कि भारत ने ये हिंट किया, हमारे सोर्सेज, एक काउंटर क्वेश्चन है कि हमारे सोर्सेज ये दावा करते हैं कि भारत ने ये हिंट किया है कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जो डेमोग्राफिक चेंज का उनका प्लान है उससे पीछे हट सकते हैं और जो यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया है जम्मू और कश्मीर को, उसे दोबारा एक रियासत का स्टेटस मिल सकता है। क्या ये कंसेशंस हो सकती हैं जिसके नतीजे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ये वो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर हो सकती है जिसकी बात की जा रही है एनेबलिंग एनवायरनमेंट की? बहुत ही सादा है तू और ज़माना है अय्यार, खुदा करे कि तुझे शहर की हवा न लगे। देखिए, जहां तक यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर का स्टेट का स्टेटस बहाल करने की बात है, वो तो भारत खुद कह रहा है कि हम करेंगे। जब 5 अगस्त का अगर आप डिसीजन पढ़ें और तकारीर आप सुने राजनाथ सिंह से लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी तक, वो तो ये प्रॉमिस तो उन्होंने खुद भी किया है कि हम वक्त आएगा जब इलेक्शंस होंगे तो हम ये स्टेटस बहाल कर देंगे। तो वो क्या आपको दे रहे हैं? इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दफा मुज़ाकरात का सिलसिला बहाल हो गया तो जो इक़दामात वो ले रहा है कश्मीर में, उसको लेजिटिमेसी मिल जाएगी और वो चाहता है कि आप भी यही करें, आप भी आज़ाद जम्मू और कश्मीर में यही करें, आप भी गिलगित बल्तिस्तान में यही करें। तो वो सब काम आपसे चाहता है कि इस तरह ही हो। मुज़ाकरात चूंकि जब शुरू होंगे तो एक नॉर्मलसी का एलिमेंट बीच में आ जाता है और जब नॉर्मलसी का एलिमेंट बीच में आ जाता है तो फिर आप समझते हैं कि फिर वही स्टेटस को सबको तस्लीम होता चला जाता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि जो कदम भी आप उठाएं, मैं समझता हूं कि जो हमारे लोग हैं रियासत के मफाद में ही कदम उठा रहे होंगे, लेकिन एहतियात के साथ, कोई जल्दबाजी मत कीजिए प्लीज, एहतियात के साथ और अप फ्रंट भारत से कुछ आप लीजिए। तब मैं कहूंगा कि वाकई भारत सिंसियर है इस दफा कश्मीर के तनाज़े को हल करने के लिए। मोदी हारे हुए इलेक्शन जीतता रहा है कि आप देखिए कि एक दफा वो जो स्टेप उठा लेता है वो वापस नहीं लेता, कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए तैयार रहता है। उसमें मसलन सबसे आसान जो सूरत हाल थी जो हैंडल कर सकता था वो किसानों का इशू था। वो जो कानून बनाया उसको वक्ती तौर पे पेंड कर देते या उससे कहते कि जी हम ये कानून लागू नहीं कर रहे, इस पे मजीद बात होगी कुछ भी, लेकिन उसने स्टेप वापस नहीं लिया। तो ये उसकी एक तो उसकी आप देख लीजिए कि पॉलिटिकल विल उसके अंदर किस किस्म की है। दूसरा उसकी पर्सनैलिटी जो है वो आरएसएस ने एक डेवलप की। अब ये कूलिंग डाउन पाकिस्तान के साथ करनी है जो उनको निस्बतन आसान नजर आती है क्योंकि पाकिस्तान हमेशा कहता है कि हम बातचीत करना चाहते हैं और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री जो आज एलाइज हैं जो उनको इंडिया को हर तरह के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं, ये ट्रैक 2 वाले किस्से में वो मुतहर्रिक हुए हैं, वो ज्यादा एक्टिव हैं कि किसी न किसी तरह इंडिया के ऊपर से ये एडिशनल बोझ हटाया जाए कि इनको लगा दिया जाए बातचीत में और इस तरह भारत को एक साइड से फरागत हासिल हो और पूरी तरह तवज्जो दे सके चाइना की तरफ। असल चीज ये है कि जो आपके कोर इंटरेस्ट हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, क्या उन पे किसी पे आप कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं? ये वो सारी गेम है जो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तैयार है। अच्छा, मेरे साथ रहें जनरल एजाज ऐवान साहब। मैंने एक टुकड़ा भी सुनाया एहसन इकबाल साहब का, बहुत ही चुपचाप अपॉइंटेड उनका क्वेश्चन है और बुनियादी तौर पे जाहिर है पाकिस्तान की आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से के जहन में, खास करके PMLN जो मेन अपोजिशन पार्टी है, उनके जहनों में ये सवाल है कि नवाज शरीफ भी तो नरेंद्र मोदी से दोस्ती करना चाह रहे थे, वो भी तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में बेहतर ताल्लुकात हासिल करना चाह रहे थे, उसी के लिए वो सीक्रेट पार्लेस कर रहे थे, कभी जिंदाल से मिल रहे थे, कभी किसी और से मिल रहे थे। तो उस प्रोसेस में अगर वो खराब था, उस पर उनको तनकीद हुई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, मीडिया की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो अब जब इस्लामाबाद डायलॉग में कहा जा रहा है कि वी हैव टू बेरी द पास्ट और हमें कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर चाहिए, तो उस प्रोसेस में जो नवाज शरीफ कर रहे थे और ये प्रोसेस जो अभी हमारे सामने है, इसमें क्या बुनियादी फर्क है? थैंक यू मोहित। देखिए, ट्रैक 2 हो या एक इनफॉर्मल चैनल हो या बैक चैनल हो, सेमी फॉर्मल या फॉर्मल बैक चैनल हो, ये हर हाल में जारी रहते हैं, इवन हालत जंग में भी जारी रहते हैं। और जब कारगिल में जंग हो रही थी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की फौजें डायरेक्टली एंगेज थीं और दोनों तरफ लाशें गिर रही थीं, उस वक्त भी बरजीश मिश्रा, राकेश मिश्रा
और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ और वाजपेयी के दरमियान ये चैनल चल रहा था। हम देखें कि हमाद अजहर साहब ने जो ट्रेड की बात की, वो तो ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर मोईद यूसुफ की उस वक्त की थिंकिंग थी, उससे पाकिस्तान 180 डिग्री आगे आ गया है, बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन में चला गया है, और बगैर किसी सब्सटेंटिव चीज के पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी कंसेशन, एक बहुत बड़ी चीज को दरमियान में फेंकने की कोशिश की। आपको क्या समझ आ रही? जो मोईद यूसुफ साहब ने कहा उस वक्त, उसके तनाजुर में जो कुछ इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में हुआ फैसला और उसके बाद काबीना ने उसको जो है वो उस फैसले के उसको साइड पर कर बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हम जो है वो जब तक कश्मीर के मामले पर पेशरफ नहीं होती हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे। ये आपकी बात दुरुस्त है कि इन बयानात में तजाद है। सवाल ये कि तजाद क्यों आया, यानी अक्टूबर पिछले साल और अप्रैल या मार्च 2021 के दरमियान क्या कोई ऐसी चीज हुई जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान की पोजीशन में कुछ चेंज आया? मेरे ख्याल में जो मुझे समझ आ रही है कि वो हमारे एंड पे थोड़ी सी मिस हैंडलिंग हुई है। देखिए, कोई भी पाकिस्तानी, हम सब चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों। बात करनी है कि रूस और अमेरिका दोनों मुखालिफ मुल्क हैं, दोनों दुश्मन मुल्क हैं, दोनों के भारत के साथ दिफाही मुआहदे हो गए हैं। बड़े मेजर एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ, आपका एक दो मेजर एग्रीमेंट हो गया रूस के साथ। दोनों में अमेरिका इंडिया की बेसेस इस्तेमाल कर सकता है, यहां रूस इंडिया की बेसेस इस्तेमाल कर सकता है। तो सर फिर फ्यूचर क्या है सर? फ्यूचर क्या है पाकिस्तान? मैं पूछ रहा हूं, मैं मुसलसल पूछ रहा हूं, मैं ढूंढने की खुद कोशिश कर रहा हूं कि हमें कौन बचाएगा। दूसरी तरफ वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है, तीसरी तरफ रूस से भी वो उस स्पीड से दूर नहीं हुआ जिस स्पीड से वो अमेरिका के करीब चला गया। और बदकिस्मती से पाकिस्तान उतना रूस का भी एतमाद अपने ऊपर बहाल नहीं करवा सका जितना कि माजी में उसको इंडिया पे था। इसी तरह हमने इस गुज़िश्ता 4-5 सालों में चीन के एतमाद को भी ठेस पहुंचाया है। नमस्कार दोस्तों। अब पहले क्या था, 1947 के बाद पाकिस्तान ने ये ट्राई की कि भाई हम अमेरिका के पाले में रहते हैं, बेनिफिट अच्छा रहेगा। हालांकि उसको उस समय उनको ऑफर रशिया की तरफ से भी थी, लेकिन वो अमेरिका की तरफ जाना उन्होंने पसंद किया। इंडिया न्यूट्रल रहा, इंडिया ने दोनों के साथ रिलेशन बेटर रखने की ट्राई की, लेकिन अमेरिका का एक सीधा सिंपल फॉर्मूला था कि दुनिया में इतने ज़्यादा कंट्रीज हमें सपोर्ट करते तो हमें इंडिया की ज़रूरत है नहीं, और हमें अमेरिका ने उस हिसाब से इंडिया के साथ रिलेशन मेंटेन या फिर बेटर नहीं रखे। हालांकि इंडिया ने कभी कोई स्टेटमेंट अलग से नहीं दिया, लेकिन आज समय ऐसा है कि दोनों कंट्री, रशिया और अमेरिका ने और रशिया ने जिस टाइप की मदद हमारी की, चाहे वो 1971 के अंदर हो या फिर किसी और, हर क्षेत्र में हम नहीं भूलते। और ऊपर से हम इंडिया, अगर मान लीजिए अमेरिका आता है तो हम वो भी चाहते हैं कि अमेरिका के साथ रिलेशन बेटर हो, उसका फ़ायदा उठाया जाए, हम जो चीज़ बेचना चाहते हो बेचे, जो खरीदना चाहते हो खरीदे। और कोई कंट्री, ना ही रशिया वो कह पाता है कि भाई आप अमेरिका के साथ मत बोलिए, ना ही अमेरिका कह पाता है कि आप रशिया के साथ मत बोलिए। हम सब के साथ रिलेशन में, और यही चीज़ है जो दुनिया में भारत को अलग करती है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। बात करनी है कि रूस और अमेरिका दोनों मुखालिफ मुल्क हैं, दोनों दुश्मन मुल्क हैं, दोनों के भारत के साथ दिफाही मुआहदे हो गए हैं। दोनों के ये मुआहदे हो गए हैं कि वो भारतीय बेसेस को यूज कर सकते हैं। और भी कुछ एग्रीमेंट्स हैं अमेरिका के साथ इंडिया के। लिहाजा बात करने का मकसद ये है, ये आपके 2-3 बड़े मेजर एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ, आपका एक दो मेजर एग्रीमेंट हो गया रूस के साथ। दोनों में अमेरिका इंडिया की बेसेस इस्तेमाल कर सकता है, यहां रूस इंडिया की बेसेस इस्तेमाल कर तो पाकिस्तान के पास वाहिद जो रास्ता रहता है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन का है। तो पाकिस्तानी रियासत ने मुस्तकबिल करीब में ये मुश्किल तरीन फैसला कर, दूसरी तरफ वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है, तीसरी तरफ रूस से भी वो उस स्पीड से दूर नहीं हुआ जिस स्पीड से वो अमेरिका के करीब चला गया। और बदकिस्मती से पाकिस्तान उतना रूस का भी एतमाद अपने ऊपर बहाल नहीं करवा सका जितना कि माजी में उसको इंडिया पे था। इसी तरह हमने इस गुज़िश्ता 4-5 सालों में चीन के एतमाद को भी ठेस पहुंचाया है। हमारे डिप्लोमेटिक मिशन क्या कर रहे हैं?
वो शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनाने से भी कासर है। डिप्लोमेसी का उनको पता ही नहीं। आपकी फॉरेन पॉलिसी नहीं है तो ये फॉरेन पॉलिसी प्रमोट क्या करेंगे? आप बताएं ना। मेरा क्वेश्चन है आरजू आपसे, आप इस्लामाबाद बैठी, आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? आपकी फॉरेन पॉलिसी, मुझे मेरे हिसाब से आपकी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ डॉलर है। आपको चाइना से डॉलर आए तो आप उनके साथ हैं, आपको उनके बंद हुए तो आप IMF के कदमों में पड़े। ये फॉरेन पॉलिसी है आपकी फॉरेन पॉलिसी तो डॉलर है। वो कहते हैं ना सर, ये तो हमेशा से रही है सर। पहले भी नवाज शरीफ साहब भी जब आते थे कहते थे मैं कशकोल तोड़ दूंगा। इमरान खान साहब ने कहा था मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर यहाँ पे एम्बेसियों का मकसद ही कोई नहीं। मेरे ख्याल में तो इन पे फजूल खर्चा हो रहा है। क्या प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे, ये बताएं। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट। और मजे की बात ये कि ये एम्बेसियों में क्या है, एक रवाज है कि आपके एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों के बच्चे, भतीजे, भांजे सिफारशी यहाँ भेज दिए जाते हैं 4-4 साल के लिए। वो बिल्कुल पाकिस्तानियों से बदतमीजी करते हैं। वो उनको ट्रीट सही नहीं करते। पता होता है हम तो सिफारिश पे आए हैं, हमें कौन हाथ लगा सकता है। वो 11-12 बजे आते हैं, सिगरेट पीते, चाय पीते, घर चले जाते हैं। वो तो शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट नहीं दे सकते। वो आपकी डिप्लोमेसी क्या करेंगे? ये तो एक मजाक है ना। जब आपकी फॉरेन पॉलिसी नहीं तो फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन का क्या मतलब है? तो इसमें तो सर फिर फ्यूचर क्या है सर? फ्यूचर क्या है पाकिस्तान? मैं पूछ रहा हूं, मैं मुसलसल पूछ रहा हूं, मैं ढूंढने की खुद कोशिश कर रहा हूं कि हमें कौन बचाएगा। तो पाकिस्तानी रियासत अब एक दोराहे पे खड़ी हो गई है और पाकिस्तानी रियासत को ये फैसला करना है कि वो चीन के साथ जाएं या कि फिर अमेरिका के साथ जाए। अगरचे सरेदस्त अमेरिका ने कुटी करने का मुतालबा नहीं किया है चीन के साथ, लेकिन लगता यही है और उसका पैगाम यही है कि अगर पाकिस्तान उसके साथ आगे बढ़ना चाहता है तो फिर उस सूरत में उसको चीन को और सीपेक को अलविदा कहना पड़ेगा। ये उनका एक खामोश पैगाम है जो पाकिस्तान को दिया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और इकनॉमिक फ्रंट पे जो IMF के मामलात है, FATF के मामलात है और सफारतकारी के दीगर इश्यूज़ है, उस पे पाकिस्तान अमेरिका का मोहताज है, क्योंकि अभी तक वर्ल्ड को और बिलखुसूस वेस्टर्न वर्ल्ड को अमेरिका ही लीड कर रहा है। रूस और इंडिया का, इसके अलावा रेलस एग्रीमेंट पर बात चल रही है, एग्रीमेंट हो रहा है रूस और भारत में। यह एग्रीमेंट क्या है? यह एग्रीमेंट ये है कि भारत रूस की जो बेसेस हैं वो यूज कर सकेगा और रूस भारत की फौजी बेसेस, नेवी की शिप्स और बाकी जो सारी चीजें हैं वो इस्तेमाल कर सकेगा जब उसे जरूरत होगी। और इसके अलावा लॉजिस्टिक सपोर्ट्स या फिर भारत के असले को बेहतर करना या बाकी जो चीजें मिलिट्री इक्विपमेंट होता है वो रूस से खरीदेगा भारत। तो ये एग्रीमेंट हो चुका है। यानी सादा लफ्जों में रूस अब भारत की बेसिस इस्तेमाल कर सकता है। इससे पहले लिमुआ, एक लॉजिस्टिक सपोर्ट का लिमुआ एग्रीमेंट 2016 के अंदर हुआ था, अमेरिका और भारत का। लिमुआ इसे कहते हैं, लिमुआ भी कहते हैं। एक कॉमकासा इसे कहते हैं, कॉमकासा कम्युनिकेशन के हवाले से। यह 2018 के अंदर अमेरिका और इंडिया का एग्रीमेंट है। जो लोग फॉलो करते हैं इन चीजों को उनको पता है कॉमकासा। यह 2018 के एंड में एक एग्रीमेंट हुआ था ट्रंप में और मोदी में, जब 2+2 मीटिंग हुई थी अमेरिका के साथ भी। ये हो गया था एग्रीमेंट। और इसके अलावा और भी कुछ एग्रीमेंट्स हैं। भारत को कोई परवाह ना होती भारत को कि पाकिस्तान के पास भी एटमी हथियार है और इंडिया के पास भी। भारत तकरीबन पाकिस्तान में दाखिल हो चुका था। बालाकोट का वाकया हुआ, उन्होंने, भारत ने यह परवाह नहीं की कि अगर हम पाकिस्तान पर जाकर हमला करेंगे तो हो सकता है इससे एक रिवायती जंग शुरू हो जाए। यह तस्वुर आपने लद्दाख में देखा कि चीन और भारत दोनों एटमी ताकत है, उसके बावजूद भारत ने परवाह नहीं की कि एटमी जंग छिड़ जाएगी। भारत यही करना चाहता था। यह गुरिल्ला जंग उसने तकरीबन 20 साल से जारी रखी हुई है और अभी तक पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान की कौम इस जंग का तोड़ नहीं निकाल सकी, क्योंकि हमारे पास अफगान पॉलिसी नहीं है कोई, कि प्रैक्टिकली 2-4 घंटे के अंदर ही भारतीय फौजें अगर पाकिस्तान में दाखिल हो गई तो वो लाहौर और सियालकोट में दाखिल हो सकती हैं। भारत एक खौफनाक हद तक रिवायती जंग की तैयारी कर रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर सबमरीन, राफेल एयरक्राफ्ट। नमस्कार दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान में किसी मीडिया को देखेंगे तो वो ये डिस्कस कर रहे होंगे ज़्यादातर मीडिया कि भाई इंडिया के साथ ट्रेड कैसे शुरू किया। भले उनको पसंद नहीं है,
लेकिन इंडिया के साथ ट्रेड कैसे शुरू किया जाए, इंडिया के साथ आगे वाली सिचुएशन कैसे बेटर की जाए, क्योंकि इंडिया के साथ अगर ट्रेड हम शुरू करते हैं तो महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, एक हमारे व्यापारियों को एक मार्केट मिलेगा वगैरह वगैरह, इस टाइप की बात है। लेकिन अगर आप जैद हामिद को जब भी सुनोगे ना तो वो कहेगा कि भाई इंडिया बहुत बड़े लेवल की तैयारी कर रहा है, जो हो भी सकती है, उसमें कोई मना भी नहीं कर रहा, और हो सकता है कि 3-4 घंटे के अंदर अंदर वो लाहौर पहुंच सकते हैं। अब लाहौर अगर लाल बहादुर शास्त्री जी पहुंच सकते हैं तो अभी तो मतलब ज़माना बहुत बदल चुका है, इसके ऊपर 50-55 साल बीत गए 1965 के बाद से। तो अब सिचुएशन बहुत विपरीत हो चुकी है, मतलब एकदम से इंडिया की फेवर में है, और हथियार हमारे पास ऐसा है ना कि 3-4 घंटे भी नहीं, 1-2 घंटे में हम लाहौर पहुंच जाएंगे। लाहौर सियालकोट मतलब जो यहाँ पर कह रहे हैं, मैं उसका समर्थन करता हूँ। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। स्टेक होल्डर्स बशमूल एस्टैब्लिशमेंट, क्या एक डायलॉग मुमकिन है? पाकिस्तान की रियासत को हर हाल में कन्वेंशनल वॉर के लिए तैयार करना। बालाकोट का वाकया हुआ, उन्होंने भारत ने यह परवाह नहीं की कि अगर हम पाकिस्तान पर जाकर हमला करेंगे तो हो सकता है इससे एक रिवायती जंग शुरू हो जाए। भारत को कोई परवाह ना होती भारत को कि पाकिस्तान के पास भी एटमी हथियार है और इंडिया के पास भी। भारत तकरीबन पाकिस्तान में दाखिल हो चुका था। नतीजा उसका क्या हुआ? देखिए, सिर्फ एटमी जंगें दुनिया में मुल्कों के दरमियान नहीं होती। यह तस्वुर आपने लद्दाख में देखा कि चीन और भारत दोनों एटमी ताकत है, उसके बावजूद भारत ने परवाह नहीं की कि एटमी जंग छिड़ जाएगी। भारत ने क्या किया 2002 के बाद, अगर आप देखें, जब से 9/11 के बाद अमेरिकन अफगानिस्तान में आए तो भारत ने अपनी जंगी हिकमत अमली तब्दील कर दी। रिवायती जंग के बजाय उसने रिवायती जंग से नीचे गुरिल्ला जंग पाकिस्तान के खिलाफ शुरू कर दी। 2003-4 के बाद टीटीपी तैयार की उसने अफगानिस्तान में, उसने पाकिस्तान पर हमले करना शुरू कर दिए। बीएलए को दोबारा तैयार किया, उसको जो जगह मिली अफगानिस्तान में, उसने अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ एक बाकायदा उसी तरह की जंग शुरू कर दी जिस तरह पाकिस्तान ने उससे कबल सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान में की थी। बाकायदा एक गुरिल्ला जंग पाकिस्तान के खिलाफ। या एटमी जंग शुरू हो जाए, भारत को तो ये खौफ नहीं है, वो तो करता है ये, क्योंकि इंडिया ने एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन बनाई 2002 के बाद। 2002 में उनको तकरीबन 20 दिन लग गए अपनी फौज को आगे लाते हुए। ये वक्त हमें मिल गया कि हमने भी अपनी फौजें लाके खड़ी कर दी। इसका इलाज भारत ने यह निकाला, उन्होंने कहा कि अब हम अपना सारा मिलिट्री स्टोर जो है, अपना फ्यूल, एमुनेशन, अपना वेपन्स, अपना इक्विपमेंट, अपना तोपखाना, टैंक, सब सरहद के साथ रखेंगे लाके, ताकि पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने के लिए हमें ज्यादा वक्त न लगे। इसको उन्होंने नई डॉक्ट्रिन बनाई, नाम दिया इंडियन कोल्ड स्टार्ट। आपने नाम सुना होगा जनरल राहील का मशहूर जुमला, कोल्ड स्टार्ट हो या हॉट स्टार्ट, हम तैयार हैं। वो जनरल राहील ने जिस कोल्ड स्टार्ट की तरफ रेफरेंस हवाला दिया था वो यही इंडियन डॉक्ट्रिन है कि पाकिस्तान की सरहदों के पास आज भी तमाम भारतीय फौजें पाकिस्तान की सरहदों के इतना नजदीक हैं और उस तमाम असला और एमुनिशन उनके पास मौजूद है कि किसी भी लम्हे वो पाकिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। 6 घंटे के नोटिस पे पाकिस्तान को तैयारी का मौका भी नहीं देंगे वो। कि इस वक्त इंडिया के जो इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स हैं, जो उनकी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है, और पाकिस्तान के जो शहर हैं वो भारतीय सरहद के इतना नजदीक पहुंच चुके हैं कि प्रैक्टिकली 2-4 घंटे के अंदर ही भारतीय फौजें अगर पाकिस्तान में दाखिल हो गई तो वो लाहौर और सियालकोट में दाखिल हो सकती हैं। और अगर भारतीय फौजें उनके इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप पाकिस्तानी शहरों में दाखिल हो गए, फिर आप गजनवी मिसाइल किधर फायर करेंगे? क्योंकि इंडिया को भी मालूम है कि आपकी मिलिट्री डॉक्ट्रिन क्या है। आपने कन्वेंशनल वॉर पर रिलाय करने के बजाय टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स पर रिलाय किया हुआ है। उन पर आप भरोसा कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स को वो रोकेगा। और इंडिया इसी को, जैसे कहा कि एटमी ताकत से बचने के लिए, कन्वेंशनल वॉर से बचने के लिए इंडिया सब कन्वेंशनल चला गया। उसने एक गैर रवायती जंग आपके खिलाफ शुरू कर दी, मशरकी पाकिस्तान में भी और टीटीपी के जरिए भी। आप एक सिपाही मरवाए बगैर आपके 12,000 सिपाही शहीद करवा दिए, अफसर जवान, 1 लाख पाकिस्तानी शहीद करवा दिए। तो जब आप एक डॉक्ट्रिन बनाते हैं तो दुश्मन उसको काउंटर करने के लिए काउंटर डॉक्ट्रिन भी बनाता है। अगर लाहौर में दाखिल हो गया भारत, या सियालकोट में दाखिल हो गया, या आजाद कश्मीर में दाखिल हो गया, या गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल हो गया, फिर हम क्या करेंगे? अब यहां पर जिसे कहते हैं पाकिस्तानी रियासत खामोश है। सो यही वजह है कि इस वक्त मैं अलार्म रेज कर रहा हूं। मैं पाकिस्तान की रियासत के तमाम इदारों से, मुसल्लह अफवाज से भी, पाकिस्तान की हुकूमत से भी, पाकिस्तान की थिंक टैंक्स से भी, मीडिया से भी, पॉलिसी मेकर्स से भी एक बात मैं कह रहा हूं कि इस पर डिबेट करें। यह एक पाकिस्तान की रियासत की पॉलिसी फेलियर है, हमारा एक गलती है, एक इज्तिमाई गलती है हमारी, एक कलेक्टिव फेलियर है कि हमने अभी तक अपनी कौम और अपनी रियासत को एक कन्वेंशनल वॉर के लिए तैयार नहीं किया हुआ। भारत एक खौफनाक हद तक रिवायती जंग की तैयारी कर रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर सबमरीन, राफेल एयरक्राफ्ट, मिसाइल, रेडार, सैटेलाइट्स, पूरी दुनिया से वो कई 100 अरब डॉलर की खरीदारी अगले चंद सालों में करना चाहता है और मजीद शॉर्ट टर्म में सिर्फ इस साल के लिए 20, 30, 40 अरब डॉलर के वेपन्स और इक्विपमेंट वो खरीद रहा है।
ये सिर्फ एटमी जंग के लिए नहीं खरीद रहा, वो एक कन्वेंशनल वॉर के लिए ले रहा है। वो ये इस किस्म की रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी बिल्ड करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की रियासत इनकैपेसिटेट हो जाए कि ये एक स्ट्रेटेजिक वेपन्स लॉन्च करने का फैसला ही ना कर सके। रियासत को जिस तरह मशरकी पाकिस्तान में उन्होंने फौज को इतना फंसा दिया कि पाक फौज मजाहमत ही नहीं कर सकी भारत की, तमाम तर मजाहमत के बावजूद स्ट्रैटेजी उन्होंने इस तरह की बनाई कि 8-9 महीने पूरी 8-9-10 हजार पाकिस्तानी फौजियों को उन्होंने पूरे मशरकी पाकिस्तान में बिखेर दिया कि जब भारत ने बाहर से हमला किया तो वो फौज उसको रोकने के काबिल नहीं थी। यही रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी, यही अटैक स्ट्रैटेजी अब इंडिया बिल्ड कर रहा है कि वो पाकिस्तान को न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड तक जाने नहीं देगा, पाकिस्तान के शहरों में इतनी तबाही मचा देगा या दाखिल हो जाएगा तो फिर आप टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन किसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। और पूरा पाकिस्तान जानता है, हमें 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान आर्मी के GHQ में पाकिस्तानी ऑफिसर्स यूनिफॉर्म पहन के नहीं जा सकते थे क्योंकि GHQ के गेट के ऊपर हमले हो रहे थे, दहशतगर्द छुपे हुए थे। लेफ्टिनेंट जनरल मुश्ताक बेग GHQ के गेट पर शहीद हुए थे, उनकी गाड़ी। पाकिस्तान आर्मी के कम से कम 4-5 जनरल्स ऑपरेशंस में भी और अपने घरों में भी जुमे की नमाज पढ़ने गए मस्जिद में शहीद कर दिया। परेड लेन का वाकया रावलपिंडी का। जंग यहां तक आ चुकी थी, इस तकरीबन पाकिस्तान शिकस्त खा चुका था और भारत का एक सिपाही नहीं मरा था। भारत ने जंग का नुक्ता नजर तरीका ही बदल दिया। उसने एटमी जंग या रिवायती जंग करने के बजाय गुरिल्ला जंग पर आ गया। गुरिल्ला जंग उसी तरह की जैसे मुक्ति बाहिनी ने मशरकी पाकिस्तान में 8-9 महीने पहले बर्पा की और जब पाकिस्तान आर्मी पूरी तरह फंस गई, शिकस्त खुर्दा हो गई, उसके बाद ये फौजें लेके अंदर दाखिल हो गए। भारत यही करना चाहता था। ये गुरिल्ला जंग उसने तकरीबन 20 साल से जारी रखी हुई है और अभी तक पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान की कौम इस जंग का तोड़ नहीं निकाल सकी, क्योंकि हमारे पास अफगान पॉलिसी नहीं है कोई। अभी तक अफगानिस्तान के अंदर से मुसलसल TTP और BLA के दहशतगर्द आ रहे हैं, पाकिस्तान की रियासत पर हमले कर रहे हैं। भारत ने तो जंग करने का अंदाज बदल दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। आपने अभी देखा निगोरो काराबाग में, आर्मीनिया में अजरबैजान ने किस तरीके से रिवायती जंग की, लेकिन दोनों के इत्तेहादी पीछे पीछे एटमी ताकत ही थी, एक के पीछे रूस, एक के पीछे अमेरिका, उनका आपस में उनके। भारत ने 9/11 के बाद यह किया कि पाकिस्तान के खिलाफ एक गैर रिवायती जंग शुरू कर दी, मगर उस गैर रिवायती जंग की वजह से भारत ने अपनी जहनियत और हिकमत अमली नहीं तब्दील की। वो हर वक्त रिवायती जंग की तैयारी करता रहा है और आज भी कर रहा है। कई मरतबा ऐसे मौके आए कि जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ये कहा, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उन्होंने कहा कि हर चीज का जो आंसर है अबाउट चाइना वो इंडिया है। ऑस्ट्रेलिया is requiring for or asking for India's help to replace China। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है और इसमें जो इंडिया जो है वो दुनिया की जो चाइना की जो ग्लोबल सप्लाई चेन का जो सब्स्टिट्यूट है वो इंडिया है। स्कॉट मॉरिसन हो या सुगा साहब हो जो इस वक्त जापान के इस वक्त के वजीर आजम हैं, और जो अमेरिकन हैं, दे आर ऑल रिलाइंग ऑन इंडिया। क्यों इंडिया में इतनी इन्वेस्टमेंट लाइनें लगी हुई हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही? हम अपना माहौल ऐसा बनाएं बिजनेस का। हमारे अपने बिजनेसमैन जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं या हमारे अपने बिजनेसमैन, उनको तो बंदे को तो आप नोटिस भेज। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर सिर्फ ऑस्ट्रेलियन PM की बात नहीं है, हर जगह की बात है कि जहाँ जहाँ देखो जो लोग हैं जो चाइना से यहाँ पर चाइना के हिसाब से यहाँ पर डरे हुए हैं या फिर चाइना ने जिन को शिकार बनाया हुआ है, इन सबको पता है कि भाई उनका सबसे बड़ा सॉल्यूशन भारत ही है। देखिए, श्रीलंका को उसने जो है वो फंसाया पहले पैसा देकर, फिर हम्बनटोटा जो पोर्ट है उसको बचा लिया 99 ईयर्स के लिए। फिर जब इसके बाद श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ, तब अगर आप देखो तो सिचुएशन ये हो गई कि चाइना ने यहाँ पर हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कोई मदद करने से मना कर दिया और ये भी कह दिया कि चाइना यहाँ पर श्रीलंका डिफॉल्ट जो हो रहा है वो हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है। हमारे हिसाब से मतलब हमने जो डील की थी वो तो सब कुछ ठीक है, श्रीलंका के अच्छे के लिए थी, वो चला गया। उसके बाद इंडिया ने यहाँ पर 3 से 4 बिलियन डॉलर की मदद करके श्रीलंका को ऊपर लाने की ट्राई की है। तो मतलब कहने का मतलब है कि चाइना की जो ये दादागिरी है उसका सिर्फ और सिर्फ जवाब इंडिया है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। मालाबार नेवल एक्सरसाइजेस हैं, ये हो रही हैं 26 अगस्त से लेके 29 जो है वो ऑन द कोस्ट ऑफ गोम जो है उसके ऊपर, और जिसमें ऑब्वियसली जो क्वाड कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया और जापान जो है वो
पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दैट इज नोन एज 25th एडिशन ऑफ द मालाबार एक्सरसाइजेस। और इसमें यह है कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया is requiring for or asking for India's help to replace China। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है और इसमें जो एक चाइना का ऑल्टरनेट चाहता है, तो क्या इंडिया हैज दैट पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटी? क्योंकि इस वक्त अगर देखें तो चाइना और ऑस्ट्रेलिया का जो एक समझ लें कि जो टू वे ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना और ऑस्ट्रेलिया, दैट इज अमाउंट वो कोई तकरीबन दैट इज 250 बिलियन डॉलर के करीब ये है, 250 बिलियन डॉलर के करीब है, जो कि बाय द वे 2020 में ये जो बायलैटरल जो ट्रेडिंग है ये कम हुई है, 3% कम हुई है। ये इसमें ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो इंडिया और जो ऑस्ट्रेलिया के जो पार्टनरशिप है, जो टू वे ट्रेडिंग पार्टनरशिप है, दैट इज अबाउट अराउंड 25 बिलियन डॉलर के करीब है, जो कि दैट इज नॉट अ वेरी बिग नंबर ऑब्वियसली, लेकिन इन दैट सिचुएशन बेसिकली जो ऑस्ट्रेलियंस हैं दे वांटेड कि हमारे जो ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ अच्छे हों। अगर आपको याद हो कि ऑस्ट्रेलिया के एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे टोनी एबट, और उन्होंने एक बेसिकली फ्री ट्रेड को कॉन्सेप्ट भी इंडिया के साथ जो था वो किया था, बात की थी। और अब जो टोनी एबट थे वो चाहते थे, उन्होंने ये कहा, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने कहा कि हर चीज़ का जो आंसर है अबाउट चाइना वो इंडिया है। These were very big words of the former Australian, जारी बात स्कॉट मॉरिसन है जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन वो कहा करते थे कि जो चाइना के बारे में हर क्वेश्चन का जो जवाब है वो इंडिया है। जिस तरह वो बात है ना कि जी जो ट्रेड है वो भी दैट इज अबाउट इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, की सारी चीजें जो हैं दे गो साइड बाय साइड। सो उन्होंने ये कहा कि जो टोनी एबट जो थे उन्होंने ये कहा बैक इन 2014 जब ये नरेंद्र मोदी तब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि इंडिया ऑब्वियसली दैट अकाउंट्स फॉर अ डेमोक्रेसी, और इंडिया के अंदर जो स्टील और फार्मास्यूटिकल हैं उसमें ऑलमोस्ट दुनिया पे नंबर 2 पे है इंडिया, और इनकी अपनी सिलिकॉन वैली है। सो वो ये जो इंडिया चाइना जो सॉरी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर टोनी एबट जो थे वो कहा करते थे, और उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया जो है वो दुनिया की जो चाइना की जो ग्लोबल सप्लाई चेन का जो सब्स्टिट्यूट है वो इंडिया है। स्कॉट मॉरिसन हो या सुगा साहब हो जो इस वक्त जापान के इस वक्त के वजीर आजम हैं, और जो अमेरिकन हैं, दे आर ऑल रिलाइंग ऑन इंडिया। इंडिया अप टू 1990 वो उसके यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी। उन्होंने डॉक्टर महबूब हक मेरे बड़े करीबी दोस्त थे और मनमोहन सिंह उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया ने क्या किया? हम उस वक्त बेहतर जा रहे थे, पाकिस्तान ग्रो कर रहा था। इंडिया ने बाहर के मुल्कों की इन्वेस्टमेंट को उन्होंने इनवाइट किया और सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन दी। जो हल ये है, जब तक आपकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, देखिए महंगाई ख़त्म नहीं हो सकती जब तक आपकी प्रोडक्शन इस वक्त आपने इतना मैसिव डिवैल्यू कर दिया। हमारे यहाँ तो पहले दिन से बजाय कि हम IMF के ऊपर इतना जोर देते, हमें तो अपने पाकिस्तानियों को जो बाहर हैं उनको इतना फैसिलिटेट आज शुरू किए ना, अभी जाके इंडस्ट्रियल जोन, क्योंकि अब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनका जज्बात तो थे, उनको कोई वो बैकग्राउंड उनका नहीं है, इकोनॉमिक विजन नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि नैब को लगा दिया। भाई अकाउंटेबिलिटी पे है। अब नैब की वजह से कोई बाहर वाला यहाँ आता ही नहीं है, कोई यहाँ का कारोबारी भी कारोबार नहीं करना चाहता। आप पगड़ियाँ उछालेंगे तो अब सबसे ज़्यादा जब तक हमारी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, वो कैसे बढ़ेगी? कि हम फैसिलिटेट करें बाहर की इन्वेस्टमेंट को। क्यों इंडिया में इतनी इन्वेस्टमेंट लाइनें लगी हुई हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही? हम अपना माहौल ऐसा बनाएं बिजनेस का। हमारे अपने बिजनेसमैन जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं या हमारे अपने बिजनेसमैन, उनको तो बंदे को तो आप नोटिस भेज रहे हैं। हर बंदा परेशान है, उसको महीने में 10 नोटिस आते, हर किसी को पकड़ धकड़ लगाई।